चढ़ा चरणों पर, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा संचालित नानाजी देशमुख ग्रंथालय में प्रत्येक मंगलवार को किसी सामयिक विषय के ऊपर हमारे व्यवस्थापक और इसके संचालक अनिल सप्रे जी और उनकी टीम इस प्रकार का आयोजन करती है। इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वर्तमान में अभी जो सामयिक विषय है, ये विषय ये है, वो है आपातकाल एक कड़वा सच। सच तो है लेकिन बहुत ही कड़वा, दिवस तो है लेकिन बहुत ही काला, अनुशासन तो था लेकिन अत्याचार के रूप में। इसी विषय के ऊपर वास्तव में आज ये गोष्ठी में मुझे दो शब्द रखने का आदेश हुआ है माननीय अनिल जी का। आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा, इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री थी। 1971 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में इस भारत भूमि पर शासक के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली में बैठी और रायबरेली से वो चुनाव लड़ी। राजनारायण जी उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक रिट पिटीशन प्रयाग उच्च न्यायालय में लगाया। उनका केवल एक महत्वपूर्ण विषय ये था कि आर के धवन जो है उनके ओएसडी थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, वो पोलिंग एजेंट बन के बैठ गया। सरकारी कर्मचारी वो पोलिंग एजेंट नहीं बन सकता। पॉलिटिकल पार्टी का आदमी होना चाहिए पोलिंग एजेंट के लिए। आप लोग चूंकि राजनीति से जुड़े हुए हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना योग्य है। और राजनारायण जी ने एक ही बात पकड़ी कि धवन जो है वो किस प्रकार से और पोलिंग एजेंट बन के और इंदिरा गांधी के संपूर्ण चुनाव को संचालित किया। इसको लेकर मुकदमा चला और उस मुकदमे के अंदर जो है जस्टिस H.A. सिन्हा, उन्होंने ये फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी का रायबरेली का चुनाव पूर्ण रूप से अवैध किया जाता है, ये अवैध चुनाव है, इसलिए इंदिरा गांधी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा कि 6 साल के लिए आगे चुनाव लड़ने का अधिकार इंदिरा गांधी को नहीं रहेगा। अब इंदिरा गांधी तो नीचे दूसरे दिन सुबह, तब उन्होंने ये सोचा क्यों ना अपन देश में इमरजेंसी लागू करें। इमरजेंसी लागू करें तो उसका कोई बहाना तो चाहिए। अपने देश में संविधान में दिया हुआ है आपातकाल कब लागू हो सकता है, उसमें 3 कारण दिए हुए हैं। पहला कारण दिया हुआ है आपातकाल तब लगाया जा सकता है कि बाहरी विदेशी कोई आक्रमण हो जाए, उस समय चुनाव होना सब एक तरफ रख के पहले अपन उससे निपटेंगे, आपातकाल घोषित करेंगे। दूसरा जो है वो है कि देश के अंदर अपने आर्थिक अनियमितताएं इतनी हो जाए कि शासन चलाने में तकलीफ आए। और तीसरा है कि देश के अंदर गृह युद्ध हो जाए। कुछ लोगों ने बगावत कर दी, ये वो तमाम, आप गृह युद्ध के बारे में समझते हो। ये तीनों कारण नहीं थे, तो चुनाव उसको अवैध कर दिया गया। तो उनने रातों रात, वो काला दिन था 25 जून सन 1975 के रात के 12 बजे दिल्ली में, और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि कल सुबह से इस देश में इमरजेंसी लागू। ठीक है भैया, लागू तो लागू। साथ में उन्होंने ये भी कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जमायते इस्लामी, जमायते उलेमा, आनंद मार्ग, इनके इन 6 संस्थाओं पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध। तो रे भाई, इनने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ना तो इन्होंने केस दायर किया, ना ये इंदिरा गांधी से कोई लेना देना, ना राजनीति में, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को प्रतिबंध। चलो ठीक है भाई, प्रतिबंधित कर दो, कल से छाका नहीं लगाएंगे। देखते ही देखते संपूर्ण देश के अंदर 1.5 लाख स्वयंसेवक कार्यकर्ता, इनको पकड़ के जेल के आहनी दीवारों के पीछे भेज दिया गया।
कायम है भाई, हमारी गलती। उन्होंने कहा कि भाई वो मीसा कानून लगा दिया, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट, मीसा के अंतर्गत और इन सब कार्यकर्ताओं को रखा। अब मीसा कानून क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है। मीसा का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके जेल में ठूस दो, उसके व्यक्तिगत अधिकार जो है वो समाप्त कर दो, उसकी कोई दलील नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई अपील नहीं होगी, ना वकील, ना दलील, ना अपील। दैट इज कॉल्ड मीसा एक्ट। अब इसके अंतर्गत लोगों को भरा गया। सप्रे जी बता रहे थे, शिवराज सिंह चौहान भी उस समय मेरे साथ 11वीं में ही पढ़ते थे, उनको भी पकड़ लिया और दे अलर्ट। शिवराज जी दुबले पतले 52 किलो के, तो आप 52 किलो के आदमी को मार ठोक करके क्या करोगे? हम तो 11th में समझते भी नहीं, मुझे नहीं आई थी हम लोगों को। और जेल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह घोषणा की कि संपूर्ण देश के अंदर जेल भरा जाएगा। और मैंने भी अपने विद्यालय के 9-10 विद्यार्थी तैयार किए, उसमें संतोष शर्मा, राजेंद्र, दौलत भरानी, ओम प्रकाश, ऐसे सब लोगों को लेकर के हमने भी भोपाल के अंदर आंदोलन कर दिया। और हमारा एक नारा होता था, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इंदिरा तेरे जेलों को देखा है और देखेंगे, और सच कहना आदि बगावत है तो कह दो हम भी बागी हैं। गिरफ्तारी हुई और हमको मीसा के अंदर रखा गया। अब हमने कहा दादा छूटेंगे कब? तो हमारे साथ बाबूलाल जी गौर, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश नारायण जी सारंग, ऐसे सब वरिष्ठ लोग थे, हम लोग तो छोटे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया ये छूटने उठने का काम नहीं है, यहाँ पर जो आ गए वो छूटता है क्या? अरे हमने कहा कि जो कोई मर्डर कर देता है उसको 20 साल की सजा से सुना था हमने, और किसी ने अगर समझ लो मर्डर करने की कोशिश की तो उसको 7 साल की सजा। अरे हमारी कितनी? तो गौरव साहब कहते जब तक इंदिरा गांधी है तब तक अपन इधर ही है। अरे मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा कानून है जिसमें कोई सुनवाई भी नहीं है। अपने यहाँ पे कानून है। अभी एक दिन मैं टीवी चैनल पे बोल रहा था, परसों की बात है, तो हमारे सामने धनोतिया जी थे, उन्होंने कहा वो तो अनुशासन पर्व था। हमने कहा कि मेरे भाई आज अगर आपको बंद कर दिया जाए तो पीसी शर्मा आ जाएगा, 10 मिनट के अंदर थाने में आके गदर करने लगेगा। लेकिन हमको बंद कर दिया तो सुनवाई ही नहीं होगी। अपने भारतीय संविधान में नियम है, उस एक्ट को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप लोग जो सुन रहे हैं मेरे को, बहुत सारे लोग आप लोग वकील हैं। हैबियस कॉर्पस 24 घंटे के अंदर ला करके उस आदमी को हमारे सामने करो, मजिस्ट्रेट बोलता है, और हमारा मजिस्ट्रेट बोलता ही नहीं है। हमने कहा दादा हमारा मजिस्ट्रेट क्यों नहीं बोल रहा है? बोले मजिस्ट्रेटों को अधिकार नहीं है, मजिस्ट्रेट बोलेगा तो वो भी अंदर हो जाएगा। अरे बड़ा खराब कानून है भाई। ऐसे अटल बिहारी जी वाजपेयी से लेकर के कुशाभाऊ ठाकरे, शालिग्राम श्रीवास्तव, इंदौर अपने परम पूजनीय पूर्व सरसंघ चालक सुदर्शन जी, बाला साहब देवरस, ऐसे संघ के सारे मर्धन्य नेता। एक अपने इटारसी के परमात्मा नारायण वाजपेयी, उनकी उम्र उस समय 72 साल थी, तो पुलिस ने उनको पकड़ के मिसा में अंदर किया। उनने कहा भैया हमारी गलती तो बताओ। बोले नहीं, आप बिजली के खंभे में चढ़ करके, बिजली का खंभा 30 फीट का होता है, उस पर चढ़ करके आप बिजली का तार काट रहे थे। उस संघ चालक को भी तार काटने को कुछ नहीं, बिजली का ही तार काटने को मिला। ऐसे अमानुषिक अत्याचार, मानुषिक नहीं अमानुषिक। अमानुषिक मतलब जो पशुओं पे किया जाता है, पर आजकल भारत में पशुओं पे भी नहीं करते जो अत्याचार उन लोगों ने किया। हमारे एक धनकर जी थे, उनकी इतनी पिटाई हुई उनके कान का पर्दा ही फट गया। अभी देहांत हो गया उनका, BHL में नौकरी करते थे। हमारे एक हशमत वारसी थे, इस मध्य प्रदेश की भूमि में पहला भारतीय जनसंघ का मुस्लिम संगठन मंत्री। 2 थे, एक थे आरिफ बेग साहब, वो पूरे संभाग के संगठन मंत्री थे। ठाकरे जी भी ऐसे नक पकड़ के लाते थे। अच्छा हम लोग तो RSS के एकदम पक्के चड्डे थे,
हम लोगों ने कहा भैया मियाँ तू कहाँ से संगठन मंत्री रहे? वो भी जनसंघ के। कैसे बहादुर लोग थे भाई। और उनको पूरे मुस्लिम समाज ने बाहर कर दिया कि भगवाधारियों के साथ रहता है। रियाज अली काका भोपाल नगर के संगठन मंत्री। अब हमारे भोपाल का भी सौभाग्य देखो, पूरे संभाग का संगठन मंत्री आरिफ बेग साहब, भोपाल जिले का हशमत वारसी, और भोपाल नगर महानगर जो है इसका रियाज अली काका। और हमारे पास उस समय साधन वाहन बहुत तेज होते थे। वो जो रियाज अली काका था उनका वाहन था साइकिल, वो सबसे बड़ा वाहन था। कुशाभाऊ ठाकरे का जो वाहन था वो था बस, और आरिफ बेग साहब का वाहन था टांगा। इसी से काम खड़ा किया। अरे धन्य है वो लोग जिनने इन परिस्थितियों में और भारतीय जनसंघ से लेकर के आज तक का काम खड़ा किया। ऐसे लोग अंदर। मेरे को टाइफाइड हो गया उस समय। हमारे भोपाल के जो कलेक्टर थे उनका नाम था दातार सिंह यादव, लेकिन दाता नहीं था, वो बदमाश था वो। उन्होंने कहा माफी मांग लो और बाहर जाओ, नहीं तो टाइफाइड में मर जाओगे। अरे मैंने कहा तुम जानते नहीं हो हम कौन से खानदान के हैं। तो उन्होंने कहा कौन से खानदान का? तू तड़के में आ गया, कौन से खानदान का? मैंने कहा हम उस खानदान के हैं जिसमें खुदीराम बोस 16.5 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ा। हम उस खानदान के हैं भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ा। हम उस खानदान के हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को अल्फ्रेड पार्क में गोली मारी। अरे हम माफी मांग के जाने वाले हैं क्या? एक बार नहीं 2 बार मरे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ रहा हमको। ठीक है भाई, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया हमीदिया में। 62 दिन में भर्ती रहा। उसी समय हशमत वारसी को भी भर्ती करा गया। और हशमत वारसी दवाई के अभाव में, अरे रेमडेसिविर के अभाव में तो आज मरे हैं, वो भी महामारी से मरे हैं। लेकिन पुलिस ने लठ मार मार के उस हशमत वारसी को दवाई उपलब्ध नहीं हुआ और उसने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और इसी हमीदिया हॉस्पिटल में उसका देहांत हुआ। और सौभाग्य है कि उनका बेटा रफत वारसी जो है वो अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है और साथ में अपने अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष भी है। अनेक कार्य, अनेक अत्याचार है। और पुलिस तो इस प्रकार से अत्याचार करती थी। आप लोग चूंकि भोपाल और मध्य प्रदेश से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, मेरे को भोपाल के बाहर के लोग भी सुन रहे हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये केवल भोपाल जेल या मध्य प्रदेश की बात नहीं है। संपूर्ण भारत में करंट लगाया गया। लघुशंक का पेशाब, जूते में पेशाब करवा के पेशाब पिलवाया गया। अरे कौन से अत्याचार भाई, कौन से इंदिरा गांधी है ये? और अपने पुलिस वाले पैसे लेकर समझ लीजिए वारंट निकाल दिया किसका? अनिल सप्रे का। दूसरे अनिल सप्रे को पकड़ के अंदर कर दिया। भोपाल में एक प्रभुदयाल ढोलकिया, एक जमाखोर सूदखोर था, उसको पकड़ने का वारंट जारी हुआ। उसने पैसे दे दिए पुलिस को। लक्ष्मीगंज मंडी, पहले हमारे मंडी जो है लक्ष्मीगंज मंडी हुआ करती थी, वो नई मंडी तो बाद में बनी है। तो एक दिन रात को 11:30-12 बजे शाहजहानाबाद निवासी और प्रभुदयाल जो है अपने कैरियर में, साइकिल के कैरियर में ढोलक बांध के बोगदा पुल चढ़ रहा था। तुरंत पुलिस आई। है कहाँ जा रहा है? बोले साहब मैं भजन करने गया था। अच्छा ठीक है जाओ। अरे इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? बोले प्रभुदयाल। अरे बस तेरे को तो ढूंढ रहे थे। उसने कहा बाप, नाम है जनसंघ में, नाम है भाजपा में, नाम है विश्व हिंदू परिषद में, नाम है जमात इस्लाम में, नाम है आनंद मार्ग। मुझे कहाँ ले जा रहा है भाई? अरे तेरे को ही ढूंढ रहे हैं हम, बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। बहुत बड़ी दुकान है तेरी। अरे साहब दुकान नहीं, खाने को नहीं है, भजन गाता हूँ मैं। अच्छा तेरा सरनेम क्या है? तो उसने बोला अहिरवार। अरे अहिरवार नहीं, ढोलक है ना तेरे पास? ढोलक बजाता है कि नहीं? हाँ साहब बजाता हूँ। तो ढोलकिया है तू? वो अहिरवार को ढोलकिया बनाया। उस प्रभुदयाल को पूरे 19 महीने हमारे साथ रख दिया। ऐसे कितने कांड। ऐसे अगर मैं कांडों का उदाहरण दूंगा आप लोगों को, हास्यास्पद है। ये सब हुआ उस समय। हम लोग सब जेल में थे। हमारी पूरी भोजन व्यवस्था वगैरह
और कैलाश नारायण जी, स्वर्गीय कैलाश नारायण जी सारंग साहब देखते थे। शिवराज जी, हम लोगों का काम था 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ भी कार्यक्रम हो तो भाषण देना, वहीं से सीखे ये सब, ये दफ्तर वहीं से सीख के आए हम लोग। भाषण दो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, सत्यार्थ प्रकाश अध्ययन करो, गायत्री मंत्र, वो भी वहीं का सीखा हुआ है हमारे। यहाँ कहाँ, यहाँ तो केवल प्रार्थना आती थी वो। अब वहाँ पर क्या हुआ, कोई भी आता तो उसका स्वागत करते। तो एक सरदार जी आए, तो आरिफ बेग साहब ने पूछा, सरदार जी आपका नाम परिचय बताइए। तो बोले, साहब मेरा नाम गुरबचन सिंह। कौन सी पार्टी में? सोशलिस्टों को भी रखा था, आनंद मार्गियों को रखा था, जनसंघ वालों को रखा था, संघ वालों को रखा था। तो बोले कोई पार्टी वार्टी के नहीं साहब, हमारे तो कपड़े की दुकान है। दुकान से आ गया? बोले कुछ नहीं, पुलिस आई घेर लाई। ठीक है, पड़े रहो, हमारे साथ खाने वाने लगाओ। 4-5 दिन तक रोते रहे। जनसंघ भाजपा के जो असली हैं वो तो कभी रोए ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, जमे रहो, देखते इंदिरा गांधी कब तक जमा दी। लेकिन वो रोने लगा। फिर बाबूलाल जी गौर चुटकुला सुना के और उसको शांत किया। ठीक 2 महीने बाद एक और सरदार आया। हरीफ बेग सामने कहा, भैया तू कहा है? मैं चलने मेरी किराने की दुकान साहब। अभी तो आया कैसे? बोले कुछ नहीं, बता नहीं क्यों आया। वो आ गए भाई, दोनों नाम गुरबचन सिंह। एक गुरबचन सिंह परेशान है, दूसरा गुरबचन सिंह रो रहा। वो भी 2-4 दिन रोया, हमारे साथ रहा। ठीक 20-25 दिन बाद एक और सरदार आया। हम घबराए, दादा ये सरदारों की भर्ती कहाँ से हो रही है? भाई तू कहाँ है? बोले साहब मेरा तो ब्याज का बड़ा काम है। अब हमको लगा कि असली है, बाकी 2 नकली होंगे। फिर वो गुरबचन सिंह जेल में रहा और वो 2 गुरबचन सिंह हैं। स्वर्गीय उत्तम चंद जी इसरानी हमारे संघ चालक जी थे। उन्होंने लिखा पढ़ी करके कलेक्टर को आवेदन वगैरह देके कि भैया असली पकड़ा गया, अब नकली को तो बाहर करो। तो वो दोनों नकली जो है वो बाहर हुए। बाहर होने से पहले हमारे यहाँ एक नियम था भोपाल जेल में, सभी जेल में सामूहिक भोजन, सामूहिक सब, उसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मेरा काम था थाली बजाना। थाली बजाती सब इकट्ठे हो जाते कि भाई आज किसी की रिहाई होगी, कोई जाएगा। फिर रिहाई वाले का भाषण होता था और रिहाई वाला सामान्यतः ये बोलता था कि मैं बाहर जाऊँगा, इंदिरा गांधी के ईंट से ईंट बजाऊँगा, आप लोगों को छुड़वाने के लिए आंदोलन करूँगा, ऐसा जोशीला भाषण देता था। तो हमारे आरिफ बेग साहब सभा का संचालन करते थे। उनने कहा अब गुरबचन सिंह जो है आप सबके मार्गदर्शन में, आपके सबके सम्मान में 2 शब्द बोलेगी। गुरबचन सिंह खड़े हुए, इधर उधर देखा। उनने बोला भाई बाहर जाके क्या करोगे? बोले मैं कुछ करूं या नहीं करूं, आगामी 7 पीढ़ी में अपने बच्चों का नाम गुरबचन सिंह नहीं रखूंगा। ये गुरबचन सिंह के कारण ही जो है हम फंसे। अरे आरिफ बेग सामने का छुड़ाने के लिए बाप रे बाप, भागो यहाँ से, आपसे बात ही नहीं करूंगा, बेटा। वो असली आदमी था। ऐसे तांडव मचा और इस तांडव के बीच में इंदिरा गांधी का अत्याचार भी चलता रहा। हमेशा अपने यह कहते हैं जब चम्मच ज़्यादा इकट्ठे हो जाए और खतरनाक हो जाए तो समझ लेना तुम्हारा मौत का सामान इकट्ठा हो रहा है। ये पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी ऐसा ही है। तो इंदिरा गांधी के 3 एकदम राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और खोपड़ी, ये 3 लोग थे। एक का नाम था देवकांत बड़ुआ, ये आसाम का मुख्यमंत्री हुआ करता था किसी जमाने में। एक था नारायण दत्त तिवारी, एक और कोई था जिसका मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, हाँ सिद्धार्थ शंकर रे, वो बंगाल में। और उसमें से ये कहते हैं कि मैडम बस जय जयकार है चारों तरफ। अरे चुनाव हो सकता, अरे चुनाव में एक तरफ। और वो जो आसाम का, वो ये कहता था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा के बिना इंडिया नहीं है, इंडिया के बिना इंदिरा नहीं है भाई। और पार्टी कौन सी है? पॉलिटिकल पार्टी, ओनली सिंगल पार्टी, दैट इज कॉल्ड कांग्रेस। आई नहीं थी, उसमें गई थी, तो कांग्रेस। तो ये भाव जब चारों तरफ आया, पकड़ के जबरदस्ती नसबंदियों का कार्यक्रम चला। जबरन में पकड़ ले, किसी को भी पकड़ ले। एक को पकड़ लिया, अरे बोले साहब बचाओ। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मेरी शादी नहीं हुई। बोले फिर तो जरूरी ही करना था। आप शिवराज जी से पूछना कभी व्यक्तिगत रूप से, इनके गांव जेत में
और जब गाड़ी आती थी डोभी, बख्तरा, सागन, जेठ, इस पूरी पट्टी में, तो लोग भाग करके, गांव के लोग जाकर के तुअर के खेत में बैठे रहते थे। जब वो स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी चली जाती थी तब निकलते थे। ऐसा अत्याचार। और कहते हैं हम जो है अनुशासन पर्व कर रहे हैं। अपील दलील वगैरह कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, पूरे देश को जेल बना दिया। इस मध्य प्रदेश की धरती पर 8,557 लोगों को जेल के अंदर ठूसा गया। भारत की धरती पर लगभग 2.5 लाख लोगों को DIR, मीसा 151 में अंदर किया गया। पूरे देश को ही जेल बना दिया। और आप अगर सड़क रास्ते में कोई सभा करो, सभा तो कर सकते हो, पर उसमें इंदिरा गांधी की जय जयकार अगर आपने नहीं किया। जयप्रकाश नारायण उस समय पूरे देश में आंदोलन चला रहे थे, सिंहासन खाली करो जनता आती है। उन्होंने नारा लगा दिया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो भी अंदर। और जितने भी कांग्रेस या इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की, सबसे पहले अंदर। और ये अंदर का सिलसिला कब तक चलेगा? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे तो और अत्याचार हुए, और क्यों? अपोजिशन बहुत कमजोर है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे जनसंघ ताकतवर थी। 1968 में सरकार बना ली, कॉलिशन गवर्नमेंट थी, इसलिए अत्याचार मैं समझता हूँ यहाँ पे कम हुआ है। सबसे ज़्यादा उन इलाकों में हुआ है वो जो बंगाल में आज तक जारी है। उन्हें छोड़ा नहीं, उन्हें वो काम जारी रखा। ऐसे परिस्थिति में इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा कर दी। वो चुनाव उसी समय जेल के अंदर जितने थे, जेल में दोस्ती अच्छी हो जाती है। ये कैदी जो रहते हैं ना, चाहे वो अपराध करके भी जाते हैं, उनकी ऐसी दोस्ती होती, फिर बाहर आके दोनों साथ में मिलकर डकैती डालते हैं। पहले एक जना डकैती डालता था, अब बाहर अंदर दोस्ती हो गई। उनने कहा तेरे पास कितने गैंग में आदमी? मेरे 5, तेरे 7, इसके 15 लोग मिलकर वो दे उड़ा। उस समय राजनीतिक लोग जो थे, भारतीय जनसंघ, लोकदल, समाजवादी पार्टी, इन तीनों चारों पार्टियों ने मिलकर के एक नई पार्टी बना डाली। उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। उसका चुनाव निशान था हलदर किसान। इंदिरा गांधी को लगा ही नहीं था कि ये इकट्ठे हो, अंदर खाना साथ में खाते थे। इंदिरा गांधी को क्या मालूम? हमारे साथ जमायती इस्लाम के जो कुछ मुस्लिम मियाँ भर्ती थे, बंद थे, वो भी हमारे साथ खाना खाते थे। हम लोग भोजन मंत्र बोलते थे, वो भी बोलते थे। हमारे केरेमिया था, वो जनसंघ का आदमी था। जब हम लोग बोलते थे भोजन मंत्र के बाद बोलते थे ओम शांति शांति शांति, तो केरेमिया खड़ा हो जाता था एकदम से। तो लोगों ने सोचा यार ये मियाँ खड़ा क्यों हो रहा है? शुरू में, बाद में तो मालूम है हम लोगों को, एकदम से खड़ा होता है और जोर से बोलता है इंदिरा गांधी नहीं मानती। और सब हंसते, फिर खाना खाते, तो इस पर भोजन करते। बोले आनंद था। इंदिरा गांधी को नहीं मालूम ये सब अंदर एक है। एक साथ खा खा करके अंदर इन्होंने जो है और बना लिया संगठन, बन गया ऑर्गेनाइजेशन, बन गया पॉलिटिकल पार्टी, और उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। पहला मैंने देखा नहीं, मैं जेल में था और सुना है। जनसंघ के लोगों को छोड़ दिया, सोशलिस्टों को छोड़ दिया, मतलब जनता पार्टी पूरी बाहर आ गई। जो संघ के कट्टर लोग थे उनको नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा तुम्हें ही रहोगे। तो ईसरानी जी, गुलाब चंद जी खंडेलवाल, मैं, हम लोग सब अंदर रहे। अब पहली बार ऐसा हुआ कि मंच में नेता नहीं, एक ही नेता जो भाषण दे रहा, खाली वही। डर के मारे सब गायब भैया। अभी जैसे अपन मंच पे चढ़ने के लिए मर रहे हैं, वहाँ मंच से भागने के लिए मरते थे। कौन कौन भागे, नाम पुकार रहे, फलाने जी कहाँ है, वो वही नहीं। माला पहनाने के लिए फलाने जी आएंगे, तो वो माला का है का माला, वो तो गायब, घर से निकल ही नहीं रहा। तो आप कहोगे फिर सभा सुनता कौन है? वोटर। केवल वोटर और लीडर, नो सपोर्टर, नो वर्कर, केवल 2 आदमी। एक सामने जो चुनाव लड़ रहा और दूसरा वोटर बैठा हुआ। वोटर एकदम मांझ रहा है वो चाकू कि बेटा इस बार चुनाव में तुमको निपटाएंगे। तो जो चुनाव हुआ 20 मार्च 1977 को चुनाव हुआ। 21 मार्च 1977 को सरकार बनी जनता पार्टी के संपूर्ण देश में।
और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन गए, पता ही नहीं लगा। इसी का नाम है अंडर करंट। मैं समझता नहीं था, राजनीतिक दृष्टि से हम लोग थोड़े कमजोर रहते हैं। लोगों ने कहा कि भाई साहब अंडर करंट चलता है, तो मैं करंट मतलब बिजली करंट समझता हूँ। मैंने कहा ये कहा अंडर कहाँ चल रहा है? बोले नहीं, वेव है, वेव। वो वेव पहली बार देखा आपने। और जैसे ही 21 तारीख को सरकार बनी और 22 तारीख को तमाम देश में नई आज़ादी, लोकतंत्र प्रहरी, जो मीसाबंदी है उनको लोकतंत्र प्रहरी बोला है, लोकतंत्र को रक्षा करने वाले, लोकतंत्र सेनानी संघ, इसके लिए दोबारा आज़ादी मिली है। दूसरी आज़ादी थी ये, और मैं तो समझता हूँ ये पहली आज़ादी थी, क्योंकि जिस समय इस देश को आज़ादी मिली, अंग्रेज को भगाया नहीं, अंग्रेज चले गए छोड़ छाड़ के। उन्होंने कहा ले भैया नेहरू जी तू बैठ जा, और मोहम्मद अली जिन्ना तू बैठ जा, तू भी थोड़ा आधा आधा खा ले। तो अंग्रेज गए और काले अंग्रेज बैठे, जो पूर्ण रूप से और अंग्रेजी मानसिकता के लोग थे। पैदा जरूर भारत में हुए थे, लेकिन कपड़े उनके इंग्लैंड में धुलते थे। कितने बदमाश, देखो तो सही जरा, पैदा यहाँ कपड़े इंग्लैंड। वो प्रधानमंत्री बने, इस कारण से ये सारी दुर्गति इस देश की हुई। और देखते ही देखते पूरे देश में आज़ादी की लहर, और मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी जी सूचना प्रकाशन मंत्री बने। और इस प्रकार से सरकार बहुत अच्छी चली। और सरकार का आगे क्या हुआ वो मेरा विषय नहीं है। विषय ये है कि इमरजेंसी लगी क्यों, विषय ये है अत्याचार हुआ क्यों। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जब 21 मार्च 1977 को सरकार बनी और हम लोग सब जेल से बाहर आए, उसी समय, उसी दिन, और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने ये मीसा एक्ट खत्म कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। यह मीसा एक्ट भारत में नहीं लगेगा। DIR, रासुका, 151 ये तो है क्योंकि इसमें सुनवाई है। बिना सुनवाई वाला कानून केवल एक था, उसको हमेशा हमेशा के लिए और समाप्त कर दिया। अंत में उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तमाम अपनी जो गति है आप सबको मालूम है, अपना जो विकास है वो मालूम है। और जैसे गीत में कहा गया कि देशभक्ति के लिए ही हमारे साथ ये पूरी टीम जो है संपूर्ण देश में ये जुड़ती गई। अब जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठा है, उस पंचनिष्ठा में केवल एक प्रथम निष्ठा, राष्ट्रहित सर्वोपरि। राष्ट्रहित नहीं वो काम नहीं करते हैं, साफ बात हो। राष्ट्रहित अगर नहीं होगा तो खाना भी नहीं खाएंगे। अगर मेरे खाना खाने से राष्ट्र को नुकसान होता तो नहीं खाएंगे। ये हमारा पहला, जिसको आप लोग पंच लाइन बोलते हो, क्या बोलते हो? नहीं, ब्रह्म वाक्य। तो ठीक इसी, ये आज से नहीं है, ये 1925 से है, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी कि राष्ट्र हित सर्वोपरि। जहाँ राष्ट्र का हित नहीं वो काम हम नहीं करते। उसी राष्ट्र हित के कारण शायद आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, और एक देश में नया काम चल रहा है। अब मेरे विषय को समाप्त करने से पहले एक छोटा सा विषय और रखूँगा। हम लोग प्रत्येक वर्ष इस दिन को याद रखें। अपने यहाँ एक खराबी है कि खराब दिन बहुत जल्दी भूलते हैं। खराब दिन तो इतने जल्दी भूलते हैं कि पूछो मत। तो खराब दिन को भूलो मत, खराब दिन को याद रखोगे तो ही अच्छे दिन आएंगे। तब आप कंपेयर कर पाओगे कि खराब क्या है, अच्छा क्या है, तब अब ध्यान आपको आएगा। तो हमारे संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे पूरे विविध क्षेत्र के सारे संगठनों ने यह तय किया, ये जो काला दिवस है ये हमारे स्मृति में रहे। और हमारे से, हम तो चले जाएंगे कुछ दिनों बाद, आप लोगों को, छोटे लोगों को, युवा मोर्चे को, विश्व हिंदू परिषद के नए कार्यकर्ताओं को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, आने वाले नई पीढ़ी को
ये याद रहे कि इस प्रकार का ये चल रहा है। बंधो, पश्चिम बंगाल हमने राष्ट्रपति को परसों ज्ञापन सौंपा। संपूर्ण देश के प्रत्येक जिले से लोकतंत्र सेनानी संघ इन्हें राष्ट्रपति को, और हमारे जो दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष जाके वो ज्ञापन दिया। और हम लोगों ने कलेक्टर को, यहाँ कलेक्टर को देने गया था, मैं भी गया था। तो हमारी एक मांग है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, इंदिरा गांधी ने तो लोकतंत्र की हत्या की है, ये लोगों की भी हत्या कर दी, तंत्र मंत्र दोनों को ही निपटा दिया। आज विरोधियों को कैसे समाप्त करना, विरोधियों को कैसे समाप्त करना, इंदिरा गांधी ने मीसा लगा करके उनको जेल में रखा। लेकिन ममता बनर्जी ने उनकी हत्या करवा दी। भाई साहब, आपको बस सुन के ताज्जुब होगा कि 82,000 लोग अपने घर संसार छोड़ करके कलकत्ता में पड़े हुए हैं। गांव गांव से आ रहे हैं टोपला लेकर के, घर चला दिए। 82,000 भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और शरणार्थी के रूप में वह जीवन यापन कर रहा है। कौन से लोकतंत्र की बात है? ये कौन सा लोकतंत्र है कि भाजपा का आदमी नहीं होना, पोलिंग एजेंट कितने पकड़ो, माथा काटो। 37 लोगों के सर काट दिए उनने। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो सीने पे बैठ करके गला रेत करके उनकी हत्या की गई है। 37। और भाई साहब, 5,000 लोग पश्चिम बंगाल के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, हाथ पांव तोड़ के भर्ती कर दिए गए उनके। और ऐसी विषम परिस्थिति में लोकतंत्र बचाने का जो काम है वो भी अपना है। हाँ, पश्चिम बंगाल से आसाम भाग भाग करके लोग गए। इस देश का दुर्भाग्य है कि अपने ही देश के अंदर शरणार्थी हमेशा दूसरे देश में जाते हैं। 1948 में पाकिस्तान से लोग आए, पंजाब से आए, बांग्लादेश से आए, 1971 में बांग्लादेश से आए। विश्व के अनेक ऐसे देश हैं, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, जहाँ पे बड़ी संख्या में शरणार्थी दूसरे देशों में आकर के और उन्होंने शरण ली है। लेकिन मेरे ही देश में मेरे ही शरणार्थी, मैं अपने ही घर में शरणार्थी बन गया। ये केवल भारत में 2 जगह पर। एक हुआ कश्मीर में, जहाँ कश्मीरी ब्राह्मण शरणार्थी के रूप में दिल्ली में जीवन यापन कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। दूसरा है पश्चिम बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल में शरणार्थी के रूप में उनकी सारी व्यवस्थाएं अपने कार्यकर्ता कर रहे हैं, अपनी पार्टी कर रही है, अपने संगठन के लोग कर रहे हैं। और सरकार चुन चुन करके, विरोधी नहीं होना। निश्चित रूप से आज के इस दिन में आप सब लोग संकल्प लें कि प्रजातंत्र में पूर्ण विश्वास, ये भी हमारे पंचनिष्ठा में से एक है। इसलिए इस प्रजातंत्र पे अर्थात लोकतंत्र पे जब भी कुठाराघात होगा, भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचारधारा का एक एक व्यक्ति खड़ा हो और खड़े होकर के उसका पुरजोर विरोध करेंगे। जब तक प्राण में, शरीर में प्राण है, तब तक इसका विरोध होगा। जीत सुनिश्चित है। ये देश, क्योंकि हम सब लोगों का एक ही ध्येय है, एकदम एक बिंदु, जिसको सिंगल पॉइंट प्रोग्राम, वो है कि भारत माता को परम वैभव के शिखर पे पहुंचाना, पुनः विश्व गुरु बनना, पुनः इस देश को विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थापित करना। यही तो मूल रूप से हमारा उद्देश्य है। इसलिए अभी गीत था, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखो कौन चुकाता है, देखो कौन सुमन सैया तक कंटक पथ अपनाता है। धन्यवाद। भारत माता की जय।